वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिंकी एंड गाइस, आज हम दोबारा से एक हॉरर एनिमेशन स्टोरी देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सुतक सिद्धि। एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं है कि सुतक सिद्धि क्या होता है, हाँ, लेकिन चलो देखते हैं। और ये जो एनिमेशन हॉरर स्टोरी है ये बनाया गया है स्कैरी पंपकिन की तरफ से। सो लेट्स वॉच द वीडियो। ओह माय गॉड, क्या हंसी है। रात के 11:30 बजे थे। हवेली के आंगन में रखे दिए अचानक टिमटिमाए और फिर एक एक करके बुझ गए। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? रमेश भी घबरा कर उठते हैं। दोनों अंधेरे में मतलब दिया बुझने की आवाज सुनाई दे दिया क्या इन्हें? किचन से लगातार खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। शारदा डरते डरते ओह माय गॉड। मिट्टी के बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब अपने आप कैसे गिर गया? रमेश खिड़की के पास जाते हैं और बाहर झांकते हैं। बाहर आंगन में अंधेरा था। रमेश का दिल जोर से धड़क रहा था। कोई है वहाँ पे? ऊपर वाली खिड़की से झांक रहा था। वे दोनों घबराए हुए तुरंत कमरे में लौटते हैं और मीरा के पास पहुंचते हैं। रमेश ने उसका माथा छुआ तो हाथ तपे अंगारे जैसे जल उठा। माँ, कोई मेरे बाल खींच रहा है। मीरा का चेहरा पसीने से भीगा होता बाल खींच रहा है कोई इसका? और तकिए पर टूटे हुए बाल बिखरे होते। फिर मेकअप किया हुआ है क्या आंखों के ऊपर? साधारण घर नहीं था, ये थी पाटन की पुरानी हवेली जो पिछले 100 सालों से अपने रहस्यों के लिए जानी जाती थी। इस हवेली के बड़े बड़े हिस्सों में अब 4 परिवार रहते थे। रमेश और शारदा अपनी बेटी मीरा के साथ, सुधीर अपने बूढ़े पिता के साथ, जोशी जी अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ, और कुछ ही महीनों पहले सबसे किनारे वाले हिस्से में रहने आई थी कमला, अकेली विधवा औरत। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता, लोग काम पर जाते, बच्चे खेलते और हवेली किसी आम जगह की तरह लगती। लेकिन रात होते ही हवेली बदल जाती थी। दीवारों पर नमी से अजीब धब्बे बन जाते थे। गलियारों से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती थी। हवेली में सालों से लोग रहते आए थे। छोटी मोटी बातें हो सकता है कि ना किराए पे चढ़ाया हो, इसीलिए यहाँ पे 4-5 फैमिली रह रही हैं। कुछ ही महीने, लेकिन हवेली किराए पे चढ़ाया हुआ है। अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी और सबसे डरावनी बात, हर रात किसी न किसी के कमरे से अजीब आवाजें आती। और आज बर्तन गिरना, दिए बुझना और मीरा का बुखार, ये इस डरावनी रात की बस शुरुआत थी। अब ये हवेली सिर्फ 4 परिवारों का सहारा नहीं रह गई थी। ये धीरे धीरे एक रहस्यमयी जाल में बदल रही थी। हर रात, हर सुबह कुछ अजीब घटने लगा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। जोशी के घर में दूध उबाला जा रहा था। जोशी जी उबलते दूध का ढक्कन उठाते हैं तो अंदर पूरा ये तो दूध फट भर गया। चुका था। ये कैसा अपशकुन है? हर सुबह दूध खट्टा क्यों हो जाता है? सिर्फ दूध ही नहीं, हवेली में बना हर ताजा खाना कुछ ही देर में बासी हो जाता। सुबह की रोटियां मतलब ऐसा हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। इन्हें दिखाना चाहिए, मतलब किसी तांत्रिक या फिर सड़ी हुई गंध आने लगती। हवेली के आंगन में अजीब गुलाब जामुन इज माय फेवरेट, बट ये देखो, अजीब सी बदबू। राख से बने गोल निशान, जैसे किसी ने यहाँ कुछ लिखा हो। धीरे धीरे इन अजीब घटनाओं ने हवेली के दूसरे, मेरे को एक बात समझ नहीं आई, ये लेडीज अगर विधवा है तो ये ब्लैक साड़ी क्यों पहनती है? व्हाइट साड़ी पहननी चाहिए था ना, ऐसा कुछ। या फिर हो सके तो मतलब जैसा पहन सकते हैं, जैसा मन करे, लेकिन
और कभी व्हाइट साड़ी दरवाजा पहनती बंद हैं करने विधवा, के जहाँ तक मैंने बावजूद देखी है। अंदर किसी के चलने की आहट सुनाई देती, कभी बाहर लाठी पटकने की आवाज सुनाई देती और फिर किसी के खांसी की आवाज। बाबा, आप आराम से सो जाइए। जहाँ पे ऐसी बाहर आवाज कोई आए नहीं तो है। वहाँ तो मैं एक पल नहीं रुकूंगी। जोशी जी के घर में बच्चों के खिलौने अपने आप हिलते, लकड़ी की गाड़ी अपने आप चलकर कमरे के कोने में जा रुकती और कभी कभी That is बच्चे scary. रोते हुए कहते, पापा, वहाँ अंधेरे में कोई खड़ा है। जब जोशी जी देखते हैं तो वहां सच में कुछ कोई नहीं खड़ा था वहाँ पे। सिर्फ अंधेरा फैला होता है। कमला अब अक्सर हवेली में हो रही अजीब चीजों के बारे में सबको बताने लगी। कल रात मैंने अपने कमरे के बाहर किसी औरत की पायल की आवाज सुनी, लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी के निशान थे यार मेरे इसकी आवाज तो दरवाजे बच्चे तक। जैसा है। कमला की बातें सुनकर सब सहम जाते, लेकिन उसी पल इनकी लोग फेस को उसे क्या हो देख रहा कर अजीब सोचते कि बेचारी एक्सप्रेशन है अकेली चेहरे है, पे। शायद डर के मारे उसे ये सब सुनाई देता हो। अब हवेली का माहौल दिन ब दिन और डरावना होता जा रहा था। हर कोने में जैसे कोई अदृश्य ताकत इसमें झांक, डरावना तो है। कभी दरवाजे की चरमराहट होती, कभी खिड़की अपने आप खुल जाती। अगली सुबह शारदा जब दरवाजा खोलने गई तो चौखट पर काले धब्बे बने हुए थे, गोल गोल घुमावदार निशान, जैसे किसी ने राख और हल्दी से तांत्रिक चिन्ह बनाए हो। ये तांत्रिक किसने चिन्ह की बनाया? तरह तो नहीं लग रहा है। मीरा तांत्रिक चिन्ह अचानक कुछ अलग से होता है। खांसते खांसते गिर पड़ती है। लोग दौड़कर उसे संभालते हैं। मीरा फिर से अचानक बीमार पड़ गई। बुखार, कांपना और होठों से बड़बड़ाहट, जैसे कोई नाम ले रही हो। अब साफ है, हमारी बेटी की हालत का जिम्मेदार कोई है तो वो सामने वाली गली का तांत्रिक है। सभी लोग हवेली से बाहर देखते क्या? हैं। सामने वाली गली में एक जर्जर झोपड़ी, जहां से धुआं उठ रहा था। हाँ, मैंने कई बार देखा है। वो रात को अजीब चीजें ले जाता है, मुर्गे, नींबू, हड्डियां, सब यही सब कर रहा है। मतलब अजीब चीजें ले जाता है तो वो जिम्मेदार हो गया। 70 साल से मतलब तांत्रिक है, अपना सफेद कुछ बाल, रिचुअल करता झुका होगा। हुआ शरीर और आंखों में अजीब सी चमक। भैरव यार मुझे तो इनोसेंट लग रहा है ये बाबा, सच कहूं लेकिन तो। कुछ अनहोनी के बाद उसने मंदिर छोड़ दिया और तांत्रिक विद्या में उतर गया। अब उसकी अच्छा, झोपड़ी पहले से प्रेस्ट था। हमेशा धुआं उठता, रात को अजीब मंत्र सुनाई देते और सुबह दरवाजे पर राख, खून और हड्डियों के टुकड़े बिखरे मिलते। लोगों का विश्वास था कि वो काला जादू करता है और उसकी नजरें कभी भी जिस पर पड़ जाएं, उसका घर उजड़ जाता है। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी मीरा के साथ हो रहा है वही भैरवनाथ है। हमारे घर में दूध, खाना सब खराब होता है। बच्चों को भी डरावने सपने आते हैं। और अब ये निशान, ये सब उसी का काम है। ये उसी की काली विद्या है। सबका शक अब पूरी तरह से भैरवनाथ पर था। हवेली अगर के कोई लोग मान प्लेस चुके हॉन्टेड थे लगता है तो कि पता नहीं लोग वही वहां इस से घर छोड़ का के असली क्यों नहीं जिम्मेदार जाते, है। वहीं पे रहते हैं। लेकिन असलियत अभी बहुत गहरी थी और वो किसी ने Right. सोची भी नहीं थी। उस रात हवेली में सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। इतनी अनहोनी एक साथ कभी नहीं हुई थी। दूध फटना, खाना सड़ना, बच्चों का बीमार पड़ना, सबका गुस्सा अब डर से बड़ा हो चुका था। अब और बर्दाश्त नहीं। ये सब उसी भैरवनाथ की करतूत है। कल सुबह उसके दरवाजे पर चलेंगे। पर अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो? सुना है मतलब यार क्या जिसने भी सबूत उसे है कि ललकारा, उसने किया है? उसका घर तबाह हो गया। मुझे तो काफी ये इनोसेंट लग रहा है वो होगा। देखने में बाबा। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी भी आ सकती है। हमें जाना ही होगा। काफी देर तक बहस चलती रही। कोई कहता कि रात में ना जाएं, सुबह देखेंगे, तो कोई कहता कि अगर उसने सुन लिया तो और बिगड़ जाएगा। लेकिन आखिरकार तय हुआ कि सुबह होते ही हवेली के सारे लोग
भैरवनाथ के दरवाजे पर सवाल लेकर खड़े होंगे। सुबह जब सब लोग भैरवनाथ से जवाब लेने उसके घर पहुंचे तो वहां खामोशी नहीं, चीखें गूंज रही थी। किसी औरत की तेज चीख। हाय भगवान, ओह माय गॉड, कैसे चला रही है? मर गए? भैरवनाथ जमीन पर पड़ा। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और मुंह से मैंने कहा था सफेद ना झाग कि निकल रहा ये काफी इनोसेंट लग रहा है मुझे, आंखें ये नहीं कर आंखों में सकता ऐसा कुछ। चारों ओर राख किसी और ने मारा है, मतलब जो ये सब कर रहा है ना उसने मारा है इसे। पर पलट गया। बोला था ना, काला अच्छा। जादू करने वाला अपने ही जाल में फंसता है। अब हवेली पर से बला हट जाएगी। भीड़ में खड़े रमेश, आई डोंट थिंक सो। जोशी और सुधीर, उनके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी राहत थी। गांव वालों ने हैरानी मान और लिया चिंता ज्यादा कि लगा। अब सब खत्म हो गया। भैरवनाथ को उसके कर्मों का फल मिला। ओह माय गॉड बाबा। हवेली की मुसीबत भी अब मिट जाएगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि असली खेल अब शुरू हुआ था और ये खेल भैरवनाथ का नहीं, किसी और का था। भैरवनाथ की That's मौत के right. बाद भी अंधेरे का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक खिड़की धड़ाम से खुलती है और पर्दा उड़कर जलते दिए की लौ बुझा जाती है। कल रात मेरी खिड़की पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। डर के मारे मैं रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह सुधीर ने तकिए के नीचे हाथ डाला और फिर वही चीज निकली, लाल धागा, राख, काला और कटा जादू का हुआ सामान नींबू। है ये सब। हर रोज ये क्यों मिलता है मेरे तकिए के नीचे? कौन कर रहा है ये सब? लेकिन सबसे बुरी हालत थी मीरा की। उसका चेहरा ओह अब माय बिल्कुल गॉड, पीला ये पड़ लड़की चुका था। बेचारी, इसे कोई दिखाता क्यों नहीं? बाल जमीन पर बिखर जाते, वो बुखार में तड़पते और कभी कभी अचानक चीख उठती। सुधीर ने मजबूरी में डॉक्टर को फिर से हवेली बुलाया। बुखार तो है पर कोई दवा असर ही नहीं कर रही। ये बीमारी जैसी नहीं लगती। सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। आखिरकार सबने तय किया कि अब किसी तांत्रिक को बुलाया जाए। कोई साधारण बीमारी नहीं, हवेली पर बुरी नजर है। गांव के लोग एक बूढ़े तांत्रिक गांव में भी ऐसे करते हैं, अगर दवाई से काम नहीं चलता तो वो मतलब कमंडल और राख, उपप्रवाह कहते हैं, ये कुछ दिखाते हैं वो लोग तांत्रिक साधारण जगह नहीं है। दीवारों पर धब्बे, खिड़कियों पर राख के निशान, ये सब सूतक सिद्धि का असर है। सब लोग फुसफुसाने सूतक लगे। सिद्धि, मतलब इसका मतलब क्या होता है? सूतक सिद्धि। हाँ, सूतक सिद्धि काले जादू की एक दुर्लभ विद्या है ये। इसमें किसी घर या जगह को अशुद्ध कर दिया जाता है। रातों रात वहाँ का खाना पीना सड़ने लगता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और धीरे धीरे घर तबाही की ओर बढ़ता है। ये सब किसी इंसान की करतूत है और जब तक उस इंसान का पता नहीं चलेगा, हवेली का सूतक खत्म नहीं होगा। सब एक दूसरे का मतलब इंसान कर रहा है, तांत्रिक लेकिन इंसान अगर कर रहा है तो वो हवेली फिर वो का घर में कैसे एंटर करके ये सब सामान रख दे रहा है तकिया के नीचे या फिर ये सब, बला और खाना कैसे फट जा रहा, मतलब खराब हो जा रहे हैं कैसे? से आई है। इंसान कर रहा है तो ये सब लेकिन कैसे कर कौन सकता है है? वो? ये कोई नहीं जानता था। रात को चुपके चुपके आंगन में जाती हो, अंधेरे में कुछ बड़बड़ाती रहती हो। लोगों ने तुम्हें नींबू और राख हाथ में लिए देखा है। कहीं ये सब काला काम तुम ही तो नहीं कर रही? कमला चुप रहती है। मुझे भी बस यही लग रहा ठंडी है। नजरों से शांत मुझे इसी पे देखती शक है। और वहां से चली जाती है। ये देखो, ये चल कैसे सुबह रही के है? कमरे में सबूत मिला है। जमीन पर नींबू, राख और काले कपड़े पड़े रहते हैं। ये सामान मेरा नहीं है। किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए रखा है। सब एक दूसरे को शक की हो नजरों सकता से है। देखते हैं। कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन माहौल और भी भारी हो जाता है। हर दिन किसी न किसी पर शक जाता। कभी शारदा के कमरे में राख और बाल मिलते, तो कभी जोशी जी के दरवाजे पर नींबू रखा होता, कभी सुधीर के तकिए के नीचे। मुझे क्या लग रहा है, कोई ना इन लोगों में विश्वास की कमी लाना चाह रहा है, मतलब एक दूसरे पे शक करवाना चाह रहा हवेली है अब या एक फिर कुछ, रणभूमि बन चुकी थी। मतलब जो एक दूसरे के बीच में वो विश्वास है ना, वो तोड़ना चाह रहा सब है। अपने अपने जब भरोसा ही नहीं रहेगा फिर इन्हें मारना शायद आसान हो जाएगा।
बल्कि ये अब शक और अविश्वास की गहरी खाई बन चुकी थी। एक दूसरे के कमरों में अजीब चीजें मिलने के बाद सब एक दूसरे को शक से देखने लगे थे। इसलिए जोशी और सुधीर सब अब एक दूसरे पे शक करने कि लगे। तांत्रिक को फिर से बुलाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन वो तांत्रिक को ये भाई बुलाओ तांत्रिक को। तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुनी और सबकी आंखों में देखा। ये सामान तुम में से किसी का भी नहीं है। इन्हें जानबूझकर रखा गया है ताकि शक तुम That's सब में right. फैलता रहे। ये किसी और का काम है और अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि असली खेल कौन खेल रहा है। तांत्रिक पहले ही भैरवनाथ की मौत की असली वजह का पता लगा चुका था। 2 दिन बाद अमावस की रात तांत्रिक छुपकर हवेली भाई तांत्रिक तो डिटेक्टिव निकले। सूतक सिद्धि तोड़ने के लिए विशेष साधन और मंत्र। काली अंधेरी रात में कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। कमला अपने कमरे से निकली। उसकी चाल अजीब और आंखें सुर्ख लाल। भाई ये चलती कैसे है? चौखट तक पहुंची ही थी कि तांत्रिक ने अपना मंत्र उस पर उलट दिया। पल भर में कमला जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर ऐंठा हुआ, चेहरा अकड़ा हुआ और होंठ आधे खुले हुए, जैसे किसी ने अंदर से उसकी सांसें खींच ली। अचानक भौंकते ऐसे लगा। एक साथ खामोश हो गए। अगली सुबह कैसे जब शांत हो घर गए? वाले बाहर आए तो कमला को देखकर सब सन्न रह गए। वो चौखट पर ऐसे पड़ी थी जैसे किसी अदृश्य बिजली ने उसे जकड़ लिया हो। कोई नहीं जानता सच का ऐसे लग रहा है जैसे करेंटी से लगा हो और ये फैल गई हो। तक क्या देखा, क्योंकि उसकी आंखें और होंठ डर से खुले पड़े थे। कमला की मौत के बाद हवेली का सन्नाटा और गहरा हो गया था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब क्यों क्या? हुआ? कमला कौन थी क्यों? और उसके साथ क्या हुआ? लोग फुसफुसाने लगे। कमला। कोई कहता है कि कमला की मौत का एक राज कमला नाम का कमला एक गेम भी आया हुआ तभी है, तांत्रिक मैंने देखा था। हवेली में आई थिंक आके अच्छा है। हाँ अच्छा ही उसकी था। मौत पर अफसोस करने का कोई मतलब मैंने पूरा नहीं मतलब देखा ना तो। ये सब कमला का ही किया हुआ था। उसने सूतक सिद्धि साधी थी और उसी ने चालाकी से तुम सबका शक भैरवनाथ की तरफ मोड़ा। भैरवनाथ उसकी हकीकत जान चुका था, इसलिए मैंने वो कहा उसका था ना पहला कि मेरे को उस पे शिकार शक है, बना। पक्का वही कुछ ये कर रही सुनकर है, सब वही दंग कर रह रही थी। औरतें मुंह पर हाथ रख लेती हैं। लेकिन कमला ऐसा क्यों और उसने करेगी? भैरवनाथ को उसने इसलिए हमें मारा कैसे क्योंकि मारा? उसे पता चल गया था सब क्योंकि कुछ। उसे किसी को खुश देखना पसंद नहीं था। उसके अपने जीवन से सुख शांति जा चुकी थी और अब वो चाहती थी कि कोई और भी सुखी ना रहे। उसे तुम सबकी हाँ, खुशहाली होते हैं ना छीननी कुछ लोग थी चल कुकड़े, और धीरे उन्हें धीरे दूसरे इस की खुशी हवेली नहीं पर देखी कब्जा जाती। करना था। मैंने उसकी जिंदगी के बारे हवेली में पे कब्जा करना सब चाहती पता थी ये तो। लगाया है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अकेली रह गई थी और तभी उसने बेचारी। काला जादू सीखना शुरू किया। शादी के Oh my बाद God, उसने अगर अपनी अकेले रह गए हो तो सास काला ससुर जादू से क्यों मिले। सीखना? लेकिन कोई अच्छा काम करो। उसने सबको इसी जादू से मार डाला। जहाँ जहाँ भी वो रही वहाँ बर्बादी अरे फैल यार, गई। ये हवेली उसकी अगली शिकार थी। ये सुनकर मतलब कि वो बचपन में अकेली हो जिस गई, औरत को सबने एक फिर उसे बेकारी फैमिली तरह मिली, समझा था, तो उसने फैमिली को असल मार में डाला। वही उनकी फैमिली के साथ बर्बादी की एकदम जड़ सही से नहीं रह सकती थी। और अब उसकी मौत के साथ इन लोगों उसकी का कुछ काली समझ नहीं परछाई भी इस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। ओह, सो गाइस बेसिकली सुतक सिद्धि एक मतलब कि काली विद्या होती है जिसमें मतलब जो चीजें होती है ना अशुद्ध कर दी जाती है किसी जगह को, है ना। तो बेसिकली वो कब्जा करना चाहती थी हवेली पे, इसीलिए उसने ये सब किया। और दूसरी बात ये कि वो दूसरों को खुश नहीं देख सकती थी क्योंकि उसकी जिंदगी से सारी खुशियाँ चली गई थी। लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। हाँ, वैसे नाइस स्टोरी स्कैरी पंपकिन। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।